हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज मनंजय कुमार। टुडे डिस्कस अबाउट द फिजिक्स। दोस्तों, आज देख रहे हैं कि हम आप लोग के सामने फिजिक्स का एलटी जो जीएस सेक्शन में फिजिक्स आता है उसको मैं 2 लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूं और ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है फिजिक्स का। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैं ये बताया था कि यूनिट्स क्या क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, कुछ मेजरमेंट का मैंने इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में बात किया था और इस पे मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है एक नए टॉपिक के साथ इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज, और वो नया टॉपिक होगा हमारा मोशन। और मोशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो पूछे गए हैं आज हम वो सारी क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप कि ये जो 2 वीडियो हमने आपको दिया है उसको अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी उस 2 वीडियो में आपको दुविधाएं हैं, दो नहीं समझ में आया है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, तो हम उस पर फिर से बात कर लेंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके टॉपिक की तरफ चलते हैं, और आज हमारा टॉपिक का नेम रहेगा मोशन दोस्तों। क्या रहेगा दोस्तों? मोशन। मोशन। तो आज हम इसमें देखेंगे कि मोशन यानी कि मोशन के टाइप्स क्या है, मोशन के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों? तो इसी पे आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं एक बार फिर। अब यहाँ से हमारा डेली टू डेली लेक्चर आपको मिलता जाएगा। आज मैं मोशन पढ़ा रहा हूँ, कल आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दूंगा, फोर्स वगैरह में जितने भी टाइप्स के फोर्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लिफ्ट का केस पढ़ा दूंगा। उसके बाद जी के मान में क्या क्या परिवर्तन आता है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये बता देंगे। ठीक है? तो एक सीक्वेंस के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। क्लियर है? तो अब आपके जो स्क्रीन पे लिखा गया है कि मोशन, मोशन एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों? तो मोशन को ये समझिए कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर अपना अवस्था यानी कि अपना पोजीशन चेंज कर देता है विद इन द टाइम, यानी कि एक टाइम के दौरान अपना कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर दे, तो वही हमारा क्या कहलाता है? मोशन। ठीक है? टू चेंज इस पोजीशन ऑफ एनी बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे, और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द मोशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ द मोशन क्या होता है दोस्तों? इसको हम हिंदी में गति कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ द मोशन की बात करते हैं तो मोशन को जो है हम जनरली देखते हैं कि यहाँ पे पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा होता है, तीसरा होता है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है दोस्तों? इसी को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं, यानी कि इसको हम रेखीय गति कहते हैं। रेखीय गति। इसको कहते हैं हम वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। इसको कहते हैं हम दोलन गति, दोलन गति दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ ये जो मोशन हुआ, मोशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन एराइज होगा कि निम्नलिखित में गति क्या होता है, कभी डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है।
तो आप बता देंगे। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, इस चीज को हमको समझने की कोशिश करना है। रेक्टिलिनियर मोशन एक्चुअली होता क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह सीधी रेखा में जा रहा है दोस्तों, अगर वह कोई मान लीजिए वस्तु है और सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रेक्टिलिनियर मोशन, या इसी को रेखीय गति कहते हैं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये इस डायरेक्शन में यानी कि सीधी रेखा में चल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा। तो ये इस प्रकार की गति जो होती है वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम बात करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में एक समान गति होती है, असमान गति होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसमें कि एक समान गति क्या होती है। एक समान गति क्या होती है, तो यानी कि कहा जाता है कि यानी कि सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है तो उसको एक समान गति कहते हैं। अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कवर किया जाता है तो उसको हम एक समान गति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर टाइम सेम है, अगर गति अलग अलग है, ठीक है, कोई 10 किलोमीटर जा रहा है, कोई 5 किलोमीटर जा रहा है, और लेकिन समय एक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो एक स्पीड के तौर पे भी अगर देखेंगे तो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ठीक है। तो समान समय में समान दूरी तय करना ही क्या करता है, एक समान गति होती है। अगर यही चाल हो गया तो समान समय में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी वस्तु द्वारा समान चली गई चाल ही क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? तो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो सीधा सा फंडा है कि रेक्टिलिनियर क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करती है तो वह हमारा क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है दोस्तों। क्लियर? अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सच टाइप ऑफ द मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन द राउंड पाथ, ठीक है, मूव इन द राउंड पाथ, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मान लीजिए ये है, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये इसके क्या करेगा, अराउंड, यानी कि ये इसके क्या करेगा, अराउंड पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति किसी भी राउंड पाथ के क्या होता है, आउटर सरफेस से गति करती है। क्लियर? ऐसे, ठीक है। इसी में हम बताएंगे कि जो आवर्ती गति होती है ये इससे डिफरेंट होती है, ठीक है। आवर्ती गति क्या होती है कि अपने सेंटर पॉइंट से चारों तरफ गति करती है और अपनी गति बार बार दोहराती रहती है। तो दोनों में अंतर होता है दोस्तों। जो हमारा वृत्तीय गति होता है, वृत्तीय गति अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे गति करता है तो वह वृत्तीय गति हो गया, सिंपल। लेकिन कहाँ गति करता है, वह इसके सरकमफ्रेंस के आउटर पे गति करता है दोस्तों। लेकिन जो आवर्ती गति होती है, ऑर्बिटल मोशंस होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सेंटर उसका फिक्स होता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ से एक सेंटर इसका फिक्स होगा और इस सेंटर से क्या करेगा, ये चारों तरफ मूव करेगा, इस तरह से सेंटर के चारों तरफ ये एक समान गति से मूव करेगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक समान हो, ठीक है। स्पीड सेम हो सकती है, वेलोसिटी सेम कभी नहीं हो गई, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है यहाँ पे। तो कोशिश करिएगा कि अगर वृत्तीय गति पूछा जाए तो वृत्तीय गति इसके सरकमफ्रेंस के साथ लग करके चलता है राउंड में, लेकिन जब आवर्ती गति पूछा जाता है तो वह क्या करता है, सेंटर से उसके चारों तरफ एक समान गति को बार बार दोहराती रहती है, ठीक है। तो ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्ती गति। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछ लिया गया कि जो हमारी घड़ी की जो सुई है वो कौन सी गति है, तो घड़ी की जो सुई है वो हमारी आवर्ती गति के अंतर्गत आती है दोस्तों। क्लियर हुआ ना? चलिए यहां से ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। तो आवर्ती गति के बारे में आप यहां से समझ सकते हैं कि वृत्तीय गति में क्या डिफरेंस है और आवर्ती गति में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। क्लियर है? तो जो हम पॉइंट बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए दोस्तों। क्लियर है? तो एक तरह से और भी कहा जा सकता है कि एक तरह से और भी कह सकते हैं कि हमारी आवर्ती गति को हम वृत्तीय गति कह सकते हैं, लेकिन वृत्तीय गति को आवर्ती गति हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह की कंडीशंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है दोस्तों? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब दोलन गति, अब दोलन गति जो होती है हमारी, इसको हम पेंडुलम मोशन भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा
कि झूला आपने देखा होगा, झूला भी एक क्या है, हमारा दोलन गति करती है। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है, जब आप साम्य स्थिति में होते हैं, झूला पे बैठे रहते हैं, तो झूला आपकी स्थिर होती है। क्या होती है दोस्तों? झूला स्थिर होती है। जब कोई व्यक्ति उस पर क्या करता है, फोर्स लगा करके उसको छोड़ता है, तो आप देखते हैं कि झूला एक बार आपकी आगे जाती है, फिर पीछे जाती है, फिर वहां पे आकर रुकती है। तो जब वो क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पोजीशन से इधर उधर की गति करता है, यानी कि एक साइड यानी इस साइड जाएगा, एक साइड उस साइड जाएगा, तो इस प्रकार की गति को ही हम दोलन गति कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं पेंडुलम मोशन। क्या बोलते हैं? पेंडुलम मोशन। पेंडुलम मोशन कहते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? इसी को हम पेंडुलम मोशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोलक वाली घड़ी जो होती है, उसके अंदर ऐसे ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम होता है, और ये इसका साम्य स्थिति होता है। एक बार ये ऐसे जाएगा, फिर एक बार ये ऐसे जाएगा। तो जब एक बार ये ऐसे जा रहा है, एक बार ये ऐसे आ रहा है, तो ये फिर यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया? एक पूर्ण दोलन कहलाएगा, एक पूर्ण दोलन। तो अब जैसे कि झूला है, झूला को साम्य स्थिति से ऐसे पकड़ के छोड़ेंगे तो एक बार वहां तक जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे आएगा, तो फिर पीछे आकर के यहां जाएगा, तब ये क्या होगा? एक पूर्ण दोलन कहलाएगा दोस्तों। तब ये क्या होगा? पूर्ण दोलन। अगर इसको हम ऐसे समझना चाहें, मान लीजिए ये है घड़ी है, ठीक है, ये इसका सामने स्थिति से कोई पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक, एक बार ये इधर गति गया, इधर गया, और ये एक बार में इधर आया, ठीक है दोस्तों, एक बार में ये इधर आया, तो एक बार ये इधर गया, फिर आया, फिर एक बार ये इधर, तब ये क्या हो गया? एक हमारा पूर्ण दोलन होता है, पूर्ण दोलन होता है, यानी कि इसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है दोस्तों। तो यहीं से संबंधित इसी में तीन चीजें समझने को मिलेगा हमें। पहला मिलता है आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होती है, दूसरी चीज होती है हमारी टाइम पीरियड क्या होती है, तीसरी चीज होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झूले को लेकर के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि अगर कोई झूला पे लड़की बैठी है, अगर खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस कंडीशन में उसका आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। तो इस टाइप के जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो आप वहां देखने की भी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम समझे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक साम्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापित हो जाती है एक बार में, वही उसका आयाम होता है दोस्तों, वही उसका आयाम हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई है, तो यही इसका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाता है दोस्तों। क्लियर है? अब टाइम पीरियड की बात करें कि टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों, तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं, हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं, तो टाइम पीरियड इज डिफाइंड द टाइम टेकन बाय द कंप्लीट द वन साइकिल, ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम लिया गया है, वही उस पिंड का, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने क्या बोला कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लेगा, वही आपका क्या होगा? आवर्तकाल होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं इसका अगला जो है फ्रीक्वेंसी होती है। क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी और जो आवर्तकाल में क्या होता है? अपोजिट रिलेशन होता है दोस्तों। क्या होता है? अपोजिट रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम बात करें, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है। दोस्तों आपको एक चीज और हम नोटिफिकेशन बताना चाहेंगे, आप लोग को एक और सूचना देना चाहेंगे कि जैसे ही हमारा टॉपिक 2-3 कवर हो जाएगा, हम इसी टॉपिक के आधारित मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, जिसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ट्रेंड है उस टाइप के क्वेश्चन में, अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक हम फुल एनालिसिस, यानी कि 3-4 टॉपिक पढ़ाने के बाद हम एक क्या करेंगे, उस पर पूरा क्वेश्चन करा देंगे, जिससे बच्चों को ये आइडिया लग जाएगा
कि थ्योरी तो पढ़े रहते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन का आप नेचर नहीं समझेंगे तो आप क्या कर जाएंगे, वहां पे फेल हो जाएंगे। यानी कि फेल कहने का मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम में मार खा सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है दोस्तों। क्लियर है? तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने जो थ्योरी पढ़ा उससे किस टाइप के क्वेश्चन, किस लैंग्वेज से घूम करके क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। क्लियर है? तो जैसे ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम मेजरमेंट एंड यूनिट्स एंड डिवाइसेस एंड मोशंस के टाइप्स, मोशन के टाइप से आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द मोशन, लॉ ऑफ द मोशन, इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम एक कंप्लीट क्या करेंगे, 20-30 क्वेश्चन को लेकर के उस पर हम एनालिसिस कर लेंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम अपने आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या था, अब पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वह एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट या कोई लोलक कितना दोलन कर रहा है। यानी कि यहां पे टाइम फिक्स कर दिया गया कि एक सेकेंड में अगर कोई कितना लोलक जो है कितना दोलन कर रहा है, मतलब इधर उधर गति कर रहा है। तो इस प्रकार के गति को, इस प्रकार के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है दोस्तों, हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड में किसी लोलक द्वारा किए गए दोलनों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है दोस्तों। इतना बात समझ में आया? तो मैंने 3 चीज बताया। आयाम क्या होता है, यदि कोई लोलक अपने साम्य स्थिति से जितना विस्थापित हो जाता है वही उसका आयाम होता है दोस्तों। मैंने बताया आवर्तकाल क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय ले ले वही उसका आवर्तकाल होता है दोस्तों। मैंने फ्रीक्वेंसी यानी कि मैंने आवृत्ति, इसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं दोस्तों। आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकेंड में, यहां ध्यान से समझने गया, एक सेकेंड में वह कितना दोलन कर रहा है यही उसकी आवृत्ति होती है लोलक की। क्लियर है दोस्तों? और मैंने बताया कि आवृत्ति और टाइम पीरियड में क्या संबंध होता है दोस्तों। तो इसको नोट करते चले जाइएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आवृत्ति व आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, और आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा डी, कि मान लीजिए आपके सामने दे दिया जाएगा F/T, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा F+T, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल T, और चौथा ऑप्शन दे जाएगा F इंटू टी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा चुका कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या संबंध होता है। तो देख सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन बताया, जो मैंने थ्योरी बताया वहीं से क्वेश्चन मैंने बना दिया। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमने राइट आंसर हमने टिक कर लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा क्या है, राइट आंसर है, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। क्लियर है दोस्तों? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई T। तो यहां से इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएगा दोस्तों। LTGS में न्यूमेरिकल का चांस बहुत कम होता है, अगर इनकेस आता है तो छोटे छोटे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, तो आपने पहला क्वेश्चन तो देख लिया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मान लीजिए अभी मैंने बताया कि घड़ी की सुई में किस प्रकार की गति होती है। ठीक है? और आपके ऑप्शन में दे देगा रेखीय गति, दूसरा ऑप्शन दे देगा वृत्तीय गति, तीसरा ऑप्शन दे देगा आवर्तीय गति, और चौथा ऑप्शन दे देगा दोलन गति।
तो आप देख सकते हैं हमने अभी गति पढ़ा और गति से किस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। घड़ी की सुई में किस प्रकार की गति होती है, तो अभी मैंने बताया कि वृत्तीय गति ना होकर के क्या होगा, आवर्तीय गति होगा। यहाँ पे बहुत बच्चे वृत्तीय गति मार के आते हैं और वृत्तीय गति आपका गलत आंसर हो जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी को हम चाहें तो पूरा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं, कूट में करके क्वेश्चन बना सकते हैं। जब हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं कूट में क्वेश्चन आपके सामने, कंसेप्ट एक ही है लेकिन लेवल कैसे मैं चेंज करूंगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखिएगा आप कि फिजिक्स में, और जिसको फिजिक्स जीरो समझ में आती थी उसको कुछ दिन में फिजिक्स इंटरेस्ट जगने लगेगा और पढ़ने में उसको मजा आएगा दोस्तों। आप हमारे साथ केवल बने रहिए दोस्तों, बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपके। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि अब लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि लॉ ऑफ मोशन दिया किसने था। तो लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया था। क्लियर है दोस्तों? तो अब लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो ये पहला नियम हो जाएगा, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि पहला नियम क्या कहता है लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट गति है की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए दोस्तों। तो आपको मैंने क्या बताया, एकदम सिंपल भाषा में मैं बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, अगर वह गति कर रही है तो गति ही करेगी दोस्तों, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन बोलते हैं, यानी कि मोशन भी बोल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि इनर्शिया लॉ क्या करता है, इसका अपोज करता है, विरोध करता है। तो ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से संबंधित है जड़त्व का नियम। अब जड़त्व के नियम को भी 2 भागों में बांटा गया, एक होता है स्टैटिक एनर्शिया, दूसरा होता है डायनेमिक एनर्शिया। स्टैटिक एनर्शिया को यानी कि स्थितिक जड़त्व, दूसरा होता है गतिक जड़त्व होता है। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए चलेंगे, और क्या होता है स्टैटिक, क्या होता है डायनेमिक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो मैंने बता दिया पहला नियम क्या होता है कि इफ एनीबॉडी टू रेस्ट पोजीशन to retain the rest position without applied the external force, then same condition when the body the moving condition to retain the moving condition until no applied the external force, यानी कि जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह बॉडी अपने ही स्थिति को बनाए रखेगी दोस्तों। सीधा सा कंसेप्ट है, अगर आप चल रहे हैं तो चलते रहेंगे जब तक कि आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आप यहीं पे स्थिर बैठे हैं, अगर आपको कोई बाहर से कोई सोर्स या कोई फोर्स नहीं करेगा तब तक आप उठेंगे नहीं। तो यही क्या है, यही न्यूटन का फर्स्ट नियम है दोस्तों। क्या है? यही न्यूटन का फर्स्ट नियम है, याद रहेगा। अब स्टैटिक और डायनेमिक को समझ जाइए। ठीक है, स्टैटिक और, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बस में बैठा हुआ है और ड्राइवर आता है, और जैसे ही ड्राइवर अपना यानी कि बस को स्टार्ट करता है तो व्यक्ति क्या होता है कि पीछे की तरफ झटका लेता है। तो यह इनर्शिया का कौन सा नियम है? अब ध्यान से समझना दोस्तों, इनर्शिया का नियम पूछ लिया था इसमें,
है तो ये न्यूटन का फर्स्ट नियम, लेकिन इनर्शिया में कौन सा नियम हो जाएगा? तो इनर्शिया में स्टैटिक इनर्शिया होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी, जैसे उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हुआ, यानी कि जब वहां से फोर्स रिलीज किया गया तो पीछे की तरफ धक्का खाता है। और यही डायनेमिक में क्या हो जाता है कि जब बस चल रही है और जैसे ही वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है, यानी कि उस पर हम एब्जॉर्ब करते हैं फोर्स को, तो हमारा क्या होता है, बस रुकती है और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये हमारा डायनेमिक यानी कि गतिक जड़त्व के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं यानी कि तृतीय नियम के, यानी कि फर्स्ट लॉ आप समझ में आ गया, यानी कि फर्स्ट जो नियम होता है, फर्स्ट लॉ तो आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ मैंने फर्स्ट में यही बताया कि जब तक कोई वस्तु है, अगर ये विरामा में है तो विरामा में ही रहेगी। जैसे ही इसमें हम फोर्स लगा देंगे, ये बॉडी खिसक के यहाँ आ जाएगी। यही क्या हो गया, हमारा प्रथम नियम हो गया। सेकेंड नियम क्या कहता है दोस्तों? सेकेंड नियम ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बाह्य बल लगाया जाता है तो वह उस बॉडी में होने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वह dp अपान dt होता है दोस्तों। और dp अपान dt को हम लिख सकते हैं m इंटू dv अपान dt, और इसको हम लिख सकते हैं लीनियर एक्सीलरेशन दोस्तों। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं m इंटू a, डेट इज द फाइनल रिलेशन, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसको दूसरे तरीके से जो किताबों में ज्यादातर मिल जाता है, इसको न दे करके डायरेक्ट ए भी दिया गया है, तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये इसके वजह से ही आता है। क्लियर है दोस्तों? तो इसका दूसरा कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बाह्य बल उस ऑब्जेक्ट में होने वाले त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। कौन? बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप ये यानी कि दो लॉ देख लिए, कौन कौन से? कि लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन में पहला हो गया, सेकेंड हो गया। अब थर्ड नियम क्या होता है? थर्ड को हम बोलते हैं यानी कि एक्शन टू रिएक्शन दोस्तों। क्या होता है थर्ड लॉ में? क्या होता है? एक्शन टू रिएक्शन होता है। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेंगे तो वो हमें रिएक्ट भी करेगा, रिएक्शन। ठीक है दोस्तों? तो एक्शन टू रिएक्शन को कैसे समझेंगे? यदि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पेन है, ठीक है। इस पेन को हमने क्या किया है, पकड़ा हुआ है या इस पे रख दिया, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा टेबल हो जाएगा दोस्तों, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा टेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही तो कहा जाता है कि एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पे जितना फोर्स लगाया जाता है, दूसरी वस्तु भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पहले वस्तु के ऊपर लगाती है। यही हमारा न्यूटन का थर्ड नियम है दोस्तों। और न्यूटन के थर्ड नियम से और भी पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूटन के थर्ड नियम को ही हम बल की प्रकृति ध्यान देते हैं। बल का परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से आता है। क्लियर है दोस्तों? तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है ना दोस्तों? तो क्लियर है तो देखिए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बताइए, वैसा क्लास हमारी होती ही नहीं है कि आप लोग बोर होखें। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, अब न्यूटन के थर्ड नियम से क्या होता है, कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नाव पे चढ़ा हुआ है और नाव से जैसे ही वो उतरता है तो नाव उसकी पीछे की तरफ खिसक जाती है, यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो न्यूटन के थर्ड नियम से संबंधित है। दूसरा एग्जाम्पल, जो प्रक्षेपण होते हैं यानी कि जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, उसमें न्यूटन के किस नियम से संबंधित होता है? तो वो भी आपका न्यूटन थर्ड का नियम होता है। यदि कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो गोली जिस स्पीड से निकलती है उसके पीछे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उसको जर्क लगता है, यह भी न्यूटन के थर्ड नियम से संबंधित है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि लॉ पढ़ लिया हम लोगों ने, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन का फर्स्ट नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है?
तो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा अब के लिए। तो अब हम जो है कि इससे संबंधित क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम पढ़ लेंगे कि गति के इक्वेशन कितने होते हैं, गति के समीकरण कितने बताए थे न्यूटन ने, वो भी देखेंगे। और उस पर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो पहले हम देख लेंगे, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम फोर्स की तरफ बढ़ेंगे। फोर्स की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या करेंगे, उसके आगे हम पढ़ेंगे कि फोर टाइप्स ऑफ द फोर्स कितने होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट में कौन कौन से फोर्स हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट वाले फोर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। इसका कभी कभी सीरीज पूछ लिया जाता है कि कौन आपका स्ट्रॉन्गर है, कौन वीक है। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल पिछले ही सेशन में, यानी कि जो पेपर हुआ था सुपर टेट में, उसमें सीरीज पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल प्रबल बल है, नाभिकीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। तो इस तरीके से हम बल पे भी डिस्कस करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका बहुत ही अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीज हम देखेंगे, लेकिन कब, एक धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि कछुआ का चाल चलेंगे, कछुआ का चाल चलेंगे तभी आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। खरगोश की तरफ भागेंगे, कितना भागेंगे, भागते भागते खरगोश का क्या हाल हुआ, लास्ट में जाके सो गया बेचारा कछुआ। धीरे धीरे चलते चलते क्या हो गया, पार कर गया, यानी कि अपनी रेस जीत गया। तो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर सीखना है तो आप टाइम दीजिए। अगर जो एक बार धीरे धीरे करके सीखता है, माइंड में बैठाते हुए चलता है, वो परमानेंटली उससे मेमोरी से डिलीट नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि जो धीरे धीरे चाल चलता है वो बड़ी कंठस्थ तरीके से पढ़ाई करके बढ़ता है व्यक्ति। तो ये कोई कोई हमारे पास जादू नहीं है कि हम एक दिन में आपको पूरा पढ़ा के सिखा देंगे। ऐसा है, जादू तमाम है कि आप कहते हैं लोग कि एक दिन में मैराथन महासेशन, तो उसमें केवल क्वेश्चन समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट के लिए आपको इत्मीनान से स्लोली स्लोली चलिए, क्योंकि जैसे धीरे धीरे चलेंगे आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनता चला जाएगा। उसके बाद जहां से भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको फाड़ के रख देंगे दोस्तों, ये हमारा दावा है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन हम बनाना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम पूछ लें कि बल की प्रकृति न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। आपके साथ ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम नियम, दूसरा हो जाएगा द्वितीय नियम, तीसरा हो जाएगा तृतीय नियम, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि न्यूटन की गति का नियम तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसमें से देखिए कुछ एडवांस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि बल की प्रकृति, यानी कि बल की प्रकृति अगर पूछ लिया जाए तो न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो इसी तरह के हम ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे और आप देखेंगे 8 से 10 दिन में आपके पास क्वेश्चन का भी भंडार होगा और आपके पास नॉलेज का तो भंडार होगा ही होगा। तो इसी तरह से आप बने रहिएगा केवल, उसके बाद देखिएगा आपका रिजल्ट में क्या सुधार आता है कि नहीं आता है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अगर हम लेना चाहें कि निम्नलिखित में से कौन
असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने दे दिया पहला, बल का परिभाषा, बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से दिया जाता है। दूसरा है बी ऑप्शन, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। और डी ऑप्शन हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो आज जो कंसेप्ट पढ़ाया उस पे एक अच्छा लेवल का मैंने क्वेश्चन बना दिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आपके पास कंसेप्ट हो, एक कंसेप्ट है 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज को आप लोग कान खोल करके दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम बढ़िया से। क्वेश्चन रट करके पढ़ाई नहीं होती है। क्वेश्चन रट लिया कि हाँ ये क्वेश्चन आ गया, अरे आ गया तो अच्छी बात है, उसके आगे तो सीखो। केवल एक ही क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन मत रटो, कॉन्सेप्ट समझो और एक कॉन्सेप्ट से 1000 क्वेश्चन बनाओ। ये पढ़ने का सही तरीका है। अपने मन से क्वेश्चन बनाओ, खुद एक एग्जामिनर खुद बन सकते हो आप। खुद अपने क्वेश्चन को घुमा घुमा करके देखो कि क्या हम इसको क्वेश्चन को हम किस तरीके से घुमा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जो बच्चा अपना खुद का एनालिसिस करना सीख जाता है उसको कोई दुनिया में पछाड़ नहीं सकता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। पहला चीज नोट करिएगा इस पे, पहला चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे दोस्तों। कहा गया है असत्य नहीं है। एग्जाम में बच्चे तो आते हैं, अभी मैं कूट दे दूं, अभी यहीं पे मैं कूट दे दूं तो कूट में तो और कंफ्यूज होंगे आप लोग। तो अभी मैं एक सिंपल सा एक केवल बिना कूट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को इसकी कठिनाई लेवल का समझ में आ जाए, कठिनाईता क्या की जा रही है ये भी समझ में आए। तो देखिए ये कुछ नहीं किया है, लिख दिया है केवल असत्य नहीं है। इसका मतलब आप समझते हैं, वो प्रेशर दे रहा है और एग्जाम में क्या होता है कि इस प्रेशर को लेकर के गलती हो जाती है। जो बच्चे यहाँ नहीं ध्यान देते वहां पे गलतियां होती हैं। वो मान लीजिए जल्दी में जो है असत्य पढ़ लिए और इसमें से टिक करके भगाए, ठीक है, घर आते मिलाते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो असत्य नहीं है पूछा है। तब वो सर पे हाथ पकड़ लेता है, बहुत मतलब अपने आप को अंदर से गिल्टी फील करता है कि काश वो मैं नहीं पढ़ लिया होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पूछा क्या गया है तब उसका आंसर दीजिए। खरगोश मत बनने की कोशिश करिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि खरगोश बनेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि असत्य नहीं है, इसका सीधा सा आंसर पूछा जा रहा है कि सत्य है। सीधा सा है कि सत्य है, इसमें से सत्य बताइए। अब अभी मैं पढ़ाया हूं, बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से दिया जाता है। अभी मैं जस्ट पिछले ही सेशन में बताया, नहीं पिछले कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही मैं बताया
कि बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से दिया जाता है। डेट इज द राइट आंसर। अब ये भी देखिए कि ये ऑप्शन गलत क्यों है। ऑप्शन का आंसर तो मिल गया, आगे भी तो बढ़िए कि ये गलत क्यों है। हो सकता है एग्जामिनर ही गलत हो, तो अपना एनालिसिस खुद करिए। देखिए अब यहाँ S इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी। दोस्तों यहाँ गलत इसलिए है कि u प्लस हाफ एटी नहीं होता है। न्यूटन का जब समीकरण आप पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, न कि u होता है, इसलिए ये गलत। इसका राइट होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। दोस्तों क्लियर है। अब ये ऑप्शन क्यों गलत है? जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। ये तो बच्चा जानता है कि भैया जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन के फर्स्ट नियम से संबंधित है, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि द्वितीय नियम, इसलिए ये रॉन्ग है। क्लियर है। बात करते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, और F क्या है अभी मैं बताया, फ्रीक्वेंसी, और T क्या है, टाइम पीरियड। अब देखिए आज जो मैंने अभी तक जो सेशन लिया उसी से मैं क्वेश्चन बना दिया, तो अब यहाँ पे जो नहीं पढ़ा होगा वो तो इसमें कंफ्यूज रहेगा कि भैया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है कि इनवर्सली होता है कि बराबर होता है, प्लस होता है। तो जो पढ़ा होगा अभी मैं बताया, या डायरेक्टली नहीं होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है दोस्तों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये भी गलत। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्लियर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने कुछ थ्योरी पढ़े, कुछ क्वेश्चन किए, तो यही हमारा पैटर्न रहेगा दोस्तों। और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको ये पैटर्न अच्छे लग रहे हैं, क्या इसी तरीके से पढ़ाया जाए कि और इसमें कुछ मॉडिफाइड किया जाए। दोस्तों क्लियर है दोस्तों। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में आपको बल के टाइप्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारा हम बताएंगे दोस्तों। तो चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।